इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 1। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स की तरफ देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया वाज द क्रिएशन ऑफ अ पेटी कंपनी which was originally formed for developing British commercial interest in overseas country। तो इस पूरे पॉइंट में एक तो ये इंपॉर्टेंट है पेटी कंपनी, और सेकंड फॉर डेवलपिंग ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन ओवरसीज थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटेन एम्पायर ने एक छोटी सी कंपनी बनाई और उसको एक काम दिया कि आप ओवरसीज में ब्रिटिश एम्पायर का कमर्शियल कामकाज देखिए और हमारे व्यापारिक हितों को बढ़ाइए, ओवरसीज कंट्रीज में जाके उनसे मेलजोल बनाइए, व्यापार कीजिए और ब्रिटेन एम्पायर के लिए मुनाफा लेकर आइए। तो सबसे पहले एक पेटी कंपनी को बनाया गया, उसको बता दिया गया कि आपको ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट को ओवरसीज में डेवलप करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस कंपनी में कौन कौन था। ए कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट्स वाज फॉर्म्ड इन 1599 which consists of George Earl of Cumberland and 215 aldermen and burgesses of City of London। तो बेसिकली इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये बनी कब थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में 1599 में इस कंपनी को बना दिया गया। इसमें जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड थे, उनके अलावा 215 एल्डरमैन थे एंड बर्गेसीज ऑफ सिटी ऑफ लंदन थे। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको याद किया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेप वाइज। नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी। So the company was called Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies। Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies, which later came to be known as East India Company। तो जब 1599 में इस कंपनी को बनाया गया तो इसका ओरिजिनल नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लीगल ईगल्स, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द चार्टर ऑफ 1600, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस चार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टर ऑफ 1600 एग्जाम में इस पे क्वेश्चन लगभग 90% आता ही आता है। चलिए इसके एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड ऑन December 31st, 1600 बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ which defined the constitution, powers and the privileges of company। तो 1599 में तो उसको बनाया गया था। उसके बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया जिसको चार्टर ऑफ 1600 कहते हैं, और चार्टर रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम उसको बोल सकते हैं। सो दैट वाज ऑन December 31st, 1600। उसमें क्वीन एलिजाबेथ ने डिफाइन किया उस चार्टर में what will be the constitution of the company, what will be the powers of the company and what will be the privileges provided to the company। ये सब उस चार्टर में था। तो यहाँ बेसिकली 3 पॉइंट बन जाते हैं हमारे। पहला तो है इंपॉर्टेंट, चलिए रख लेते हैं, इसकी डेट क्या थी, 31st 1600, December 31st 1600। और उस चार्टर में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, what will be the constitution of company, second powers of company and the third one privileges of the company। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स and it was granted exclusive privileges of trading with the East Indies from the Cape of Good Hope to the Strait of Magellan। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसमें कौन कौन होंगे और ये कहां से कहां तक बिजनेस करेगी। तो उस कंपनी में किस किस को रखा गया, एक गवर्नर, इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर and with governor there were other 24 directors। so this was the constitution of the company कि गवर्नर होगा, गवर्नर के अलावा 24 और डायरेक्टर होंगे, और इसको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे दिया गया कि आप ईस्ट इंडीज से लेकर केप ऑफ गुड होप से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक बिजनेस करेंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन क्या है, बेसिकली देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन केप ऑफ गुड होप टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इज
6,953 किलोमीटर्स। काफी बड़ा दायरा दिया गया कंपनी को बिजनेस करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन केप ऑफ गुड होप टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। अब ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन क्या है? बेसिकली इट वाज डिस्कवर्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन, एक नाविक थे। उन्होंने घूमते घूमते मतलब वो निकले थे अपने शिप के साथ। तो उन्होंने 1520 में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, साल 1520 में इसको डिस्कवर किया था, जिसके बाद उनके नाम पे इसको स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहा गया। उनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। मैगेलन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, FARDINAND, फर्डिनेंड मैगेलन। उसके बाद इसको कहा गया है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्रिविलेज ऑफ कंपनी। तो ये इसको मैं एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कहूंगा कि जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, अगर मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो हायर पोस्ट पे थे, जिनसे ये लगता था कि वे कंपनी के प्रिविलेजेस के साथ या कंपनी की पावर्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, उनको साफ साफ मना कर दिया गया कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे कंपनी के प्रिविलेजेस के साथ। तो चार्टर ऑफ 1600 हमें तीन बातें बताता है बेसिकली, कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो चार्टर 1600 में इशू किया, वो दिसंबर 31 1600 में किया गया। उसमें कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन, पावर और प्रिविलेजेस बताए गए। सेकंड पॉइंट हमें कहता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो एक गवर्नर, और गवर्नर के साथ 24 अदर डायरेक्टर्स वर देयर विद गवर्नर, उनके हाथों में था। और इसी पॉइंट में हमें ये बताया गया कि कंपनी कहां से कहां तक बिजनेस कर सकती है, फ्रॉम ईस्ट इंडीज, फ्रॉम द केप ऑफ गुड में ईस्ट इंडीज से लेकर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक, दैट इज अराउंड 6,953 किलोमीटर्स, लगभग 7,000 किलोमीटर। और जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उन सबको कहा गया कि आप कंपनी के प्रिविलेजेस के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या है, इनिशियली द कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर 15 ईयर्स। तो जो चार्टर ऑफ 1600 था उसके हिसाब से इसको 15 साल के लिए बनाया गया। एक्चुअली मे बी लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट, करते हैं ना हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि इसको एक बार देख लेते हैं कि एक पायलट 2-3 महीने के लिए कैसे काम करता है। वैसे ही ब्रिटिश एम्पायर ने इसको 15 साल इसका लाइफ टाइम रखा गया इनिशियली फॉर 15 ईयर्स। नाउ द ब्रिटिश क्राउन वाज एम्पावर्ड टू रिवोक द चार्टर इवन अर्लियर ऑन अ 2-year नोटिस। इंपॉर्टेंट है। If companies' commercial activities were not found profitable to British trade and commerce, तो इसमें साफ साफ कंडीशन ये दी गई थी कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो किसी भी वक्त इस चार्टर को रिवोक कर सकता था। रिवोक करने का मतलब वापस ले सकता था, लेकिन उससे पहले वो 2 साल का एक नोटिस देगा कि अगले 2 साल के बाद हम इस कंपनी को बंद कर देंगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, अगर कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल नहीं हुई ब्रिटिश ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। बेसिकली उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर हम आपको बना रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर को आप प्रॉफिट देंगे बाय ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करके ओवरसीज में, इन केस आप इसमें फेल हो गए हैं तो हम आपको कंपनी को शट डाउन कर देंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम आपको 2 साल का एक नोटिस देंगे। तो थर्ड पॉइंट कहता है द गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, of the company which was to be elected every year by the general court. So there was a general court. ये इससे हमें पता लगता है कि वहां पर एक जनरल कोर्ट था और वो इलेक्ट करता था गवर्नर को और गवर्नर के अलावा अदर 24 डायरेक्टर्स को एवरी ईयर। So the governor and 24 directors of the company formed the court of directors of the company which was to be elected every year by the general court. चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये कहता है द डायरेक्टर whose turnover lasted for 1 year could be ousted even earlier by the general court if they were considered unfit or inefficient. ठीक है, जो डायरेक्टर था उसका टर्म था केवल 1 साल के लिए, लेकिन अगर
ऐसा लगता है कि वो इनएफिशिएंट हैं या अनफिट है इस पोस्ट के लिए, जनरल कोर्ट को अगर ऐसा रियलाइज होता है तो वो उनको 1 साल से पहले भी हटा सकते थे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी में ये है कि इसको 15 साल के लिए बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई ब्रिटिश एम्पायर के लिए तो उसको 2 साल का एक नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद इस चार्टर को रिवोक कर लिया जाएगा। और जो गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स थे उनको जनरल कोर्ट एक इलेक्ट करता है एवरी ईयर। और डायरेक्टर जो 24 डायरेक्टर्स थे गवर्नर के अलावा, उन डायरेक्टर्स का जो टर्म था वो 1 साल का था। और अगर वो उस 1 साल में अगर जनरल कोर्ट को रियलाइज होता है कि वो अनफिट और इनएफिशिएंट है फॉर दैट पोस्ट, तो वो उनको उसी वक्त हटा सकता है उस पोस्ट से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द कंपनी वॉज ग्रांटेड सर्टेन लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी को पावर्स दी गई थी लेजिस्लेशन की कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। किस लिए बना सकते हैं? ताकि कंपनी का जो काम काज है वो सुचारू ढंग से चलता रहे, अच्छी तरीके से चलता रहे। और जिस मोटिव के लिए कंपनी बनाई गई है उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए वो कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, बाईलॉज बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसी बारे में बात करता है। द चार्टर ऑथराइज द कंपनी टू मेक बाईलॉज, ordinances etc. for the good government, for its servant and the officers, and for advancement of trade and traffic. तो कंपनी को ये लेजिस्लेशन की पावर्स स्पेसिफिकली इसलिए दी गई है। एक तो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो एक बहुत बड़े एरिया में कर रही है, लाइक 6,953 किलोमीटर का जो मैंने आपको एरिया बताया है, केप ऑफ गुड होप ईस्ट इंडीज से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक, लगभग 7,000 किलोमीटर तक। और उस जमाने में कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना तेज नहीं था कि एक कंपनी 7,000 किलोमीटर अपने ओरिजिनल मदरलैंड से दूर है और उसको कुछ लेना है, कुछ अपने लॉज बनाने हैं या कुछ ऐसा, कुछ अचानक ऐसी कोई ज़रूरत आ गई कि उसको एक रूल्स बनाने हैं, बाईलॉज बनाने हैं, ऑर्डिनेंसेस बनाने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे 7,000 किलोमीटर दूर बाई वे ऑफ शिप, तो कई महीने लग जाएंगे। इसलिए ये पावर उनको दी गई है कि आपको जब भी महसूस हो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड, फॉर द गुड गवर्नमेंट, फॉर योर ऑफिसर्स, आप रूल्स और बाईलॉज बना सकते हैं। इसलिए लेजिस्लेशन की पावर कंपनी को दी गई थी। नाउ द थर्ड पॉइंट, द कंपनी कुड ऑल्सो इम्पोज फाइन्स, पीनल पावर्स भी है कंपनी के पास, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ इट्स लॉज, बट दे वर नॉट टू बी कॉन्ट्ररी टू द लॉज एंड द कस्टम ऑफ इंग्लैंड। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि कंपनी फाइन इंपोज कर सकती थी, पेनल्टीज लगा सकती थी और पनिशमेंट दे सकती थी फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ इट लॉज। अगर उसके कुछ ऑफिसर हैं उसके रूल्स को, उसके लॉज को और ऑर्डिनेंसेस को नहीं मान रहे हैं, डिसओबीडियंट हैं, तो उसके लिए कंपनी उनको फाइन कर सकती थी और पेनल्टीज लगा सकती थी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो जो भी लॉज बनाएगी वो कॉन्ट्रेरी नहीं होने चाहिए लॉज एंड कस्टम ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के कस्टम हैं या ऑलरेडी सेट लॉज हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए उन लॉज को, जो भी कंपनी लॉज बनाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट, thus though the legislative power of the company were considerably limited, इस आ गया यहाँ पर। so thus though the legislative power of the company were considerably limited, but they were of great historical significance so far because subsequent development of Anglo-Indian code by the company are concerned। तो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इसमें ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव कंपनी थी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी कंपनी की, वो कंसिडरेबली लिमिटेड थी। इतनी नहीं थी क्योंकि उनको केवल बाईलॉज और सेट ऑफ रूल्स और ऑर्डिनेंसेस बनाने के लिए दे दे ताकि सुचारू ढंग से व्यापार चलता रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो इसके पास ये लेजिस्लेटिव पावर थी जो इसको 1600 के चार्टर से मिली थी, बाद में अगर इसको देखा जाए 200 साल जो इसने इंडिया पर रूल किया, अलग अलग इसकी कॉलोनीज थी, तो इन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। और एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ एक एंग्लो इंडियन कोड का, तो उसके बारे में हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे लीगल हिस्ट्री के डिटेल में इस पॉइंट को हम उसमें पढ़ेंगे।
तो जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज की ये जो हमारी स्लाइड है बेसिकली हमें बताती है कि उसकी पावर्स थी उसके पास लेजिस्लेट करने की, लेकिन लिमिटेड पावर्स थी। फाइन लगाएगी, पेनल्टीज लगाएगी कंपनी डिसओबीडियंस पर, लेकिन वो जो भी रूल्स बनाएगी वो कॉन्ट्रेरी नहीं होने चाहिए इंग्लैंड के कस्टम और लॉज के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वो क्या बात करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, और पार्ट 2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही पार्ट 2 आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी